हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बिहार जीविका भर्ती के 2025 में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की क्लास को कर रहे हैं और आज की हमारी जो क्लास है वो चौथी क्लास है। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज की क्लास है आपकी। और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है, यानी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था दिया हुआ है, रूरल जो इकोनॉमी दी गई है उसी पे ये आधारित है वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विशाल और जटिल प्रणाली है। इसकी अधिकांश आबादी क्या है, गाँव में रहती है। इस अर्थव्यवस्था की संरचना मुख्य रूप से कृषि प्रधान है और एक बड़े पैमाने पर अनौपचारिक क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर पर निर्भर करती है। इसकी विशेषता एक विशाल कार्यबल, सकल घरेलू उत्पाद में कम योगदान और आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर महत्वपूर्ण निर्भरता है। तो आपको पता है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की होती है वो एक बहुत बड़ा मार्केट होता है। ठीक है, बड़ा मार्केट नहीं होता है लेकिन बड़ी इकोनॉमी होती है, क्योंकि इसमें जो क्या है बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। और आपको पता है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है यानी जो ग्रामीण इकोनॉमी है वो कृषि पर आधारित है। और कृषि में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को वो रोज़गार का एक आय का एक मेन स्रोत होती है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, गाँव में क्या होता है, फैक्ट्री वगैरह तो होती नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक अनौपचारिक क्षेत्र दिया, इनफॉर्मल फैक्टर दिया, उस पर एक फॉर्मल फैक्टर होता है या सेक्टर होता है और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर होता है। और कह रहा है कि जीडीपी में योगदान, तो जीडीपी में इनका कृषि का जो योगदान है आपको पता है कि कम है। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना केवल खेती के बारे में नहीं है, बल्कि यह कृषि इसकी आधारशिला है, लेकिन यह विभिन्न प्रकार के गैर कृषि गतिविधियों द्वारा समर्थित है और इसके प्रमुख स्तंभों में ये शामिल है। तो इसकी संरचना में अब क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र शामिल है इसको देख लेते हैं। पहला तो है कृषि और संबंधित क्षेत्र, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक प्राथमिक इंजन है। इसमें फसल की खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी शामिल है। यह ग्रामीण कार्यबल का सबसे बड़ा नियोक्ता है, हालांकि अन्य क्षेत्रों के विकास के कारण कुल जीडीपी में इसका योगदान घट रहा है। ठीक है, तो जो कृषि या गैर इसे कृषि से संबंधित जो क्षेत्र में क्या आते हैं, जैसे खेती हो गया, फसल की खेती हो गई, या पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गया यानी वृक्षों को लगाना या फूल वगैरह बगीचा वगैरह लगाना, ये होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है कि कृषि और संबंधित क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होते हैं। और जो इसका जो जीडीपी में योगदान है वो क्या कह रहा है कि घट रहा है, यानी इस टाइम पे क्या हो रहा है, इसका योगदान घट रहा है। अब कह रहा है कि ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र यानी रूरल नॉन फॉर्मल सेक्टर, यानी कृषि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे खेती वगैरह या वो नहीं होता है, वो नॉन फॉर्मल में आता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र महत्व में बढ़ रहा है। इस क्षेत्र का महत्व क्या है, बढ़ रहा है। इसमें खेती के अलावा कई प्रकार की गतिविधियां शामिल होती है। इसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, कोई कंपनी है यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करने लगती है तो वो इसमें सम्मिलित होता है गैर कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग छोटे पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प जो कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे शामिल होते हैं। तो क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शामिल होते हैं, यानी विनिर्माण करना, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, यानी कच्चे माल को लेना और उससे कोई वस्तु का उत्पादन करना। जैसे खाद्य प्रसंस्करण, जैसे मैंने आलू की चिप की फैक्ट्री ले लीजिए, वहाँ पे आलू आप देते हैं तो आलू जाता है और क्या होता है कि चिप बना दिया जाता है, यानी चिप जो खाते हैं आप, चिप्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण वो फील्ड है, ये भी विनिर्माण में आता है। या जो कपड़ा की बुनाई वगैरह की जाती है या मिट्टी के जो बर्तन है, ये क्या आते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सर्विस सेक्टर। इसमें परिवहन, व्यापार, पर्यटन, विभिन्न व्यक्तिगत सेवाएं जैसे सिलाई और बटन काटना भी शामिल होता है। ठीक है, तो आपको सर्विस सेक्टर में ये आता है, परिवहन वगैरह हो गया। एजुकेशन भी क्या होता है कि सर्विस सेक्टर का ही भाग होता है, इसमें भी क्या होता है, सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, परिवहन आता है, व्यापार आता है, पर्यटन हो गया, विभिन्न व्यक्तिगत सेवाएँ जैसे सिलाई और बाल काटना, ये सारी, और एजुकेशन भी आता है। कोई टीचर है तो वो उसका जो प्रोफेशन है वो सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है, उसके बाद है निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन। ये रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, या खासकर दिहाड़ी मजदूरों के लिए, यानी जैसे भवन वगैरह हो गया, सड़क निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस में आते हैं। कोई पुल वगैरह बन रहा है, कोई ओवर ब्रिज बन रहा है, या बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, या कोई सरकारी भवन बन रहा है, तो ये क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन में आते हैं, यानी निर्माण किया जा रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, प्रवासी आय क्या होती है, तो यह एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला घटक है।
शहरी क्षेत्र या विदेशों में काम करने वाले परिवारों के लिए सदस्यों द्वारा भेजे गए पैसे कई ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रवासी आय का मतलब होता है कि जो बाहर से इनकम जनरेट करके आता है। जैसे आपके फैमिली में होगा तो कोई बाहर जाके काम करते होंगे, तो वो उनकी जो आय होगी वो सर्विस सेक्टर में प्रवासी आय के रूप में उनकी गिना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जो फैक्टर्स थे जो कहें कि गैर कृषि क्षेत्र में आते हैं। तो हो सकता है कि पूछे कि कौन सा फैक्टर गैर कृषि कार्य में आता है या कुछ कौन सा नहीं आता है। तो ध्यान रखना कि खेती वगैरह की जितनी चीज़ें होती हैं वो कृषि से संबंधित है, और बाकी की जो भी सेवाएं या सेक्टर्स हैं वो क्या आते हैं, गैर कृषि क्षेत्र में आते हैं। अगला कह रहे हैं कि भारतीय जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कृषि की भूमिका क्या है, रोल क्या है प्ले करता है। ठीक है, रोल क्या प्ले करता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि। तो कृषि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो देश की आधी से अधिक आबादी को आजीविका प्रदान करती है। इसके महत्व को कई प्रमुख कार्यों के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला तो है एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, यानी रोजगार के माध्यम से। कह रहे हैं कि यह बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार का प्राथमिक स्रोत है, जिसमें जमीन का मालिक, किसान और भूमिहीन मजदूर दोनों शामिल होते हैं। तो आपको पता है कि खेती जो रोजगार का जो गाँव में एक मेन साधन होती है, तो इससे बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार मिलता है। हालांकि लॉन्ग टाइम नहीं मिलता है, इन परमानेंट नहीं होता है। हालांकि जब जब खेती होती है तो खेती का सीजन आता है तो उसमें जो रोजगार वहाँ पे मिलता है। दूसरा है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। ये चावल और गेहूं जैसी मुख्य फसलों उत्पादन करके भारत की विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। आपको पता है कि किसान ही खेती करते हैं। ठीक है, और जो वो प्रोडक्शन करते हैं, यानी जो शहर वगैरह होते हैं वहाँ से, गांव से ही चावल या जो भी खाने पीने की चीज़ें वहीं पे जाती हैं। ठीक है, तो ये एक फूड सिक्योरिटी के रूप में काम करती हैं। 1960 के दशक में हरित क्रांति की सफलता ने भारत में भोजन की कमी वाले देश से आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदल दिया। आपको पता है कि जो हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी, गेहूँ और चावल का जब उत्पादन बढ़ा तो खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका हुई थी। ठीक है, कच्चे माल का स्रोत, यहाँ पे अभी आप देखें तो अभी जो पंजाब में बाढ़ आया हुआ है, तो वहाँ के जो किसान हैं उनकी तो एक तो फसल बर्बाद हो गई है। तो अगर फसल उनकी बर्बाद हो गई तो हमारी खाद्य सुरक्षा पे सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फसलें नहीं हैं, फसलें अगर अनाज ही नहीं है तो आपको जो मार्केट में आप जो अनाज अभी खरीद रहे हैं, तो अगर वैसे ही फसलें बर्बाद होती रही तो मार्केट में एक तो अनाज की शॉर्टेज हो जाएगी, प्लस में उसके जो प्राइस होता है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एक रूल चलता है कि अगर डिमांड ज़्यादा है अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो उसका जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन फ्यूचर ये हमारे लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी सबसे मेन चीज़ होती है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए उसके पास अपने जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण करने के लिए उसके पास खाना होना चाहिए। अगला कह रहे हैं कि कच्चे माल का स्रोत, सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। कृषि, कपड़ा यानी जैसे कपास, चीनी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र गैर कृषि आधारित उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रदान करते हैं। तो कच्चे माल का स्रोत होता है जैसे मैंने चिप्स का उदाहरण दिया आपको, जो आलू का चिप्स बनता है, तो आलू क्या है, कच्चा मटेरियल है जो कहाँ से आता है, कृषि से आता है। तो ये कच्चे माल प्रदान करते हैं। फिर अगर कपास की आपको खेती होती है जिससे क्या होता है कि कपड़ा मिलता है। फिर आप जो ईख या गन्ना वगैरह लगता है उससे चीनी होती है, तो उसको प्रसंस्कृत करके चीनी बनाया जाता है। ठीक है, या मीठा बनाया जाता है। तो आपने देखा है, तो ये क्या होता है कि जो कच्चे माल का स्रोत होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ये कच्चे माल के स्रोत के रूप में काम करती हैं। उसके साथ साथ गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिवेशन में बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता और आय से ग्रामीण आबादी को काफ़ी कम किया जा सकता है। ग्रामीण गरीबी को काफ़ी कम किया जा सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। जब किसानों का जो उत्पादन या कहे उनकी जो आय का स्रोत बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे गरीबी जो है वो कम होगी। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद भारतीय कृषि को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें खंडित भूमि, मानसून पर निर्भरता और अधिक आधुनिक तकनीकी और सिंचाई बुनियादी ढांचे की कमी, ये सारी चीज़ें इसकी चुनौतियाँ हैं। हमने कल या परसों की क्लास में इसको बहुत अच्छे से देखा हुआ भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अनौपचारिक सेक्टर यानी इनफॉर्मल सेक्टर ये क्या होता है। अनौपचारिक क्षेत्र, जिसे असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में भी जाना जाता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है। इसमें वे सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं जो अनियमित हैं और सरकारी निरीक्षण के अधीन नहीं हैं।
ग्रामीण गरीबी का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक तो अनियमित होती है, जैसे एक दिहाड़ी मजदूर है, हो सकता है उसको हफ्ते में 4 दिन काम मिले या किसी महीने पूरे महीने काम मिले, लेकिन वो क्या है, अनियमित है, उसको जरूरी नहीं है कि आज काम मिला है तो कल भी काम मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने प्रावधान किया कि नहीं हर जो दिहाड़ी मजदूर है या कोई भी ऐसा वर्कर है उसको डेली काम मिलेगा। आपको पता है कि आपको काम तब मिलेगा जब उस फील्ड में काम होगा। ठीक है, तो इसमें अनिश्चितता होती है और जो ग्रामीण आबादी है वहाँ का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में काम करता है। जो अन्य या खेती वगैरह के मान लीजिए जो खेती में काम होता है वो भी तो अनियमित है। ठीक है, वो नियमित ऐसा तो नहीं है कि कोई जो खेतों में काम करता है उसे पूरे साल काम करता ही रहता है, डेली काम पे जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। जब सीजन आता है तभी उसको काम मिलता है, तो ये अनौपचारिक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की, तो इस क्षेत्र में श्रमिकों के पास आमतौर पर औपचारिक अनुबंधन, नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का लाभ जैसे स्वास्थ्य बीमा या पेंशन और सेवा की छुट्टी का अभाव होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि इसकी विशेषता क्या है। जो श्रमिक वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट तो आपका हुआ नहीं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि मैं आपकी कंपनी में या आपके साथ 2 साल 4 साल ये जितने दिन काम करना चाहूँगा, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। मान लीजिए कोई दिहाड़ी मजदूर एक भवन बनाने के लिए या किसी के घर गया, उसके घर पे क्या हो रहा है कि घर वगैरह बन रहा है, तो अब वो मालिक चाहेगा तो उसको आज रखेगा कल नहीं रखेगा। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है क्योंकि आज उसको काम मिला है कल नहीं मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी नहीं है, यानी स्वास्थ्य और पेंशन या बीमा उसको नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपके घर पे कोई काम करने आया तो आप क्या उसको स्वास्थ्य की चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, उसका पेंशन वगैरह बीमा वगैरह सारा चीज़ देंगे, नहीं, ये सारे नहीं होते। वो बोला छुट्टी का अभाव भी होता है, वो अपनी मर्जी से ही छुट्टी कर सकता है और उसकी वो जो छुट्टी करेगा उस पर उसको पेड नहीं किया जाता है। कोई वर्कर आपके पास काम करने आया 2-4 दिन के लिए, तो अगर वो कहे कि मुझे आज की छुट्टी चाहिए और उसका पेमेंट भी चाहिए, तो आप देंगे नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं जो होती हैं कि अनौपचारिक जो सेक्टर होता है, इनफॉर्मल सेक्टर होता है या अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होता है उसकी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभुत्व यानी डोमिनेंस इन रूरल एरियाज। भारत के 90% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्रों में लगे हुए हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कितने हैं, तो 90% से अधिक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह विशेष रूप से अधिक है, जिससे बड़ी संख्या में कृषि मजदूर और छोटे पैमाने के व्यवसाय मालिक इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में इसकी बहुलता है। 90% से ज़्यादा जो जनसंख्या है जो काम करती है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। ठीक है, जोखिम की बात करें यानी वल्नरेबिलिटी की बात करें, तो औपचारिक सुरक्षा की कमी इन श्रमिकों को आर्थिक झटकों, शोषण और वित्तीय कठिनाइयों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। उनकी आय अक्सर कम और अनियमित होती है। उनको पता है कि हाई पेड नहीं, कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनको जो मजदूरी बहुत ज़्यादा दी जाती है, और अनियमित है, आज काम मिला तो पैसा मिलेगा, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। तो जोखिम बहुत ज़्यादा है इन क्षेत्रों में, क्योंकि ना तो आय की निश्चितता है ना काम की निश्चितता है। अब उसके बाद करें कि आपसी संबंध यानी इंटरलिंकेज। अनौपचारिक ग्रामीण क्षेत्र में औपचारिक अर्थव्यवस्था के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए एक छोटा किसान जो अनौपचारिक अपनी उपज को एक बड़ी खाद्य प्रसंस्करण कंपनी को बेच सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस भी होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे आप देखेंगे तो सारे जगह पे ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती हैं। ठीक है, औपचारिक क्षेत्र से जुड़ तो सकता है, लेकिन उसके पास वो सुविधाएं होनी भी तो चाहिए। कह रहे हैं कि अपनी चुनौतियों के बावजूद अपना अनौपचारिक क्षेत्र लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल और आजीविका का एक स्रोत प्रदान करता है, जो अन्यथा बेरोजगार होंगे। हालांकि सरकार इस क्षेत्र को औपचारिक बनाने और इसके श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलों पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें थी इसको ध्यान रखना है कि कृषि में इनका योगदान क्या है, कौन कौन से सेक्टर है और कैसे वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये इनके जो मेन फीचर्स है आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।